हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व में अमेरिका का दबदबा, और अमेरिका द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी की गई। तो अमेरिका का दबदबा कब से शुरू हुआ, तो इसका मेन पॉइंट है वो है 1951 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया तथा अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। तो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार शीत युद्ध का दौर जारी हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और संपूर्ण विश्व एक दो ध्रुवीय विश्व में बढ़ चुका था। एक पहला था पश्चिमी खेमा और दूसरा था पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा था जो सोवियत संघ के साथ था, जिसमें 15 राष्ट्र जुड़े हुए थे, और पश्चिमी खेमा था अमेरिका के साथ, जिसमें कुछ अनेक राष्ट्र भी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहा और यह समाप्त हुआ 1951 में, जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे जुड़े सभी राष्ट्रों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वे स्वतंत्र होते गए सोवियत संघ का विघटन होता गया, और इस विघटन के पश्चात संपूर्ण विश्व एक धुरी हो गया, अर्थात संपूर्ण विश्व की धुरी अमेरिका के हाथों में आ चुकी थी और अमेरिका ने अपने वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। और इसके वर्चस्व की शुरुआत हुई जब अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था ताकि अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब यह फैसला नाटकीय क्यों था? क्योंकि इसके जरिए अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था संपूर्ण विश्व में, और वह दिखाना चाहता था कि किस प्रकार मैं अपनी सैन्य ताकत के बल पर संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ झुका सकता हूं या उसे अपने अधिकार में ले सकता हूं। अब बात करते हैं वर्चस्व की। यह वर्चस्व क्या है? तो वर्चस्व एक लैटिन भाषा का शब्द है, हेजेमनी से बना है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति केंद्रित होना था। एक ऐसा दबदबा या ऐसा दबाव बनाए रखना संपूर्ण विश्व के प्रति कि ताकि सभी राष्ट्र जैसे सभी क्षेत्रों में, सैन्य हो या आर्थिक हो, राजनीतिक या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी में उसका दबदबा होना, ताकि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सके और एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर सके, एकमात्र शक्ति केंद्रित होना। अब अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया, अन्यथा अमेरिकी वर्चस्व 1945 से ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर विद्यमान था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसी समय हो गई थी जब 1945 से संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीय विश्व में बढ़ चुका था। और यह तो एक शुरुआत थी, और इस शुरुआत का अंतिम चरण हुआ जब अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया, और इसके विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति अमेरिका को दी गई यूएनओ के द्वारा। तब वहां मतलब उसका अमेरिका का वर्चस्व स्थापित करना हो गया। अब इस युद्ध को जो मतलब अमेरिका ने इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान छेड़ा, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, ये निम्न पॉइंटों के जरिए हम समझेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। मतलब जब अमेरिका ने जो सैन्य अभियान चलाया, तो उसमें जो 34 देश थे उन सभी ने मिलकर 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ इराक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उसे परास्त कर दिया, और इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को दूसरा नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब इसमें क्या क्या हुआ और किस प्रकार इस ऑपरेशन की वो संपन्नता हुई, यह निम्न पॉइंट है। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यह गलत था, लेकिन इराक माना नहीं। तब संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी,
और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। यूएनओ का यह फैसला नाटकीय फैसला इसलिए कहलाया क्योंकि यूएनओ ने शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं किया था और जॉर्ज बुश ने इस नई वैश्विक व्यवस्था की संज्ञा दी, अर्थात जो मतलब शक्तिशाली है वही यह फैसले ले सकता है या फिर उसी का वर्चस्व है ताकि वह संपूर्ण विश्व में घटित हो रहे घटनाक्रम को अपने बल पर चला सके। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग है साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रकार यह खाड़ी युद्ध संपन्न हुआ और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये आपके लिए याद करने लायक पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। जो मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ इराक के विरुद्ध अमेरिका का, तो उसमें 34 देश शामिल हुए और उनकी सेना लगभग सैनिक थे 6,60,000, जिसमें से 75% सैनिक सिर्फ अमेरिका के थे। और इसे मतलब इस प्रकार उसे इराकी सेना जल्दी हार गई इन सब के सामने और उसे कुवैत से हटना पड़ा। अब इस युद्ध के दौरान एक मतलब इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। अब इसे कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, अर्थात उसने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जिसके चलते जो मतलब नई विश्व व्यवस्था का संचालन करते थे, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। इस युद्ध की टेलीविजन पर बहुत ज्यादा कवरेज हुई और इस कारण इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो ये याद करने लायक पॉइंट है कि इसी युद्ध को, जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, इसी के अनेक नाम है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म मतलब यूएनओ के द्वारा जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है और इसी को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और इसे वीडियो गेम वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जितनी भी जो भी खबरें थी वे टेलीविजन पर बहुत ज्यादा प्रसारित हुई। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने? अब जब मतलब ये खाड़ी युद्ध संपन्न हो गया तो ऐसे में जॉर्ज बुश का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों अर्थात जनवरी 1993 से लेकर जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे और इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर इनका ध्यान केंद्रित किया। अर्थात जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे उस वक्त मतलब ऐसी विचारधारा थी युद्ध वाली और सभी तरफ मतलब युद्ध का वातावरण बना हुआ था। ऐसे में जब मतलब जॉर्ज बुश का कार्यकाल समाप्त हो गया और जब बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक कार्य किया और वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। तो इन्होंने मतलब अमेरिका को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर इनका ध्यान केंद्रित किया ताकि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था मजबूत बन सके। अमेरिकी दूतावास पर हमला। अब इन्होंने जब मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति बन चुके थे तो उन्होंने मतलब आगे जो जितने भी वो मुद्दे हुए उनके मतलब उनके तहत ही मतलब जब वो राष्ट्रपति बने रहे उसी दौरान अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। कब किया गया? केन्या अर्थात नैरोबी में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ एवं डर ए सलाम तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ। आतंकवादी इस बात को सहन नहीं कर सके कि अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व धुरी बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वह एक धुरी विश्व के रूप में अमेरिका कायम बन रहा है और उसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। इस बात को मतलब वो आतंकवादी थे, वह सहन नहीं कर सके और उन्होंने अमेरिकी दूतावासों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने केन्या अर्थात नैरोबी में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, फिर दूसरा किया उन्होंने तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास पर और इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा को बताया गया और जो कि आतंकवादी संगठन था और इसको जिम्मेदार बताया गया। अब मतलब जो मतलब ये जब हमला हुआ तो इस हमले के दौरान उन्होंने बिल क्लिंटन ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई को ऑपरेशन इनफाइट रिज का नाम दिया गया।
युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइट रिच चलाया और ऑपरेशन में उन्होंने सूडान और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। मतलब जब ऐसा हुआ, उन्होंने दूतावास पर हमला कर दिया, तो इसके खिलाफ मतलब बिल क्लिंटन ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइट रिच। और ये कब हुआ? 1998 में। और इसके दौरान उन्होंने सूडान और अफगानिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे अलकायदा के, उन्हें क्रूज मिसाइल से मार गिराया। अब इसके जवाब में अलकायदा ने क्या किया? इसके जवाब में अलकायदा ने अमेरिका में हमला किया, जिसे याद किया जाता है 11 सितंबर की घटना के रूप में, जो कि मतलब 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में ले लिया और अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। अर्थात जब मतलब ऐसा कदम उठाया बिल क्लिंटन ने उन लोगों को, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन इनफाइट रिच ऑपरेशन चलाया, तो इसके जवाब में अलकायदा ने क्या किया? उनके ऊपर हमला कर दिया, जो कि विश्व में 9 से 11 की घटना के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकवादी थे, उन्होंने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेके इन विमानों को अमेरिका की जो महत्वपूर्ण इमारतें थी उनकी सीध में उड़ाकर ले गए, ताकि उनको वो ध्वस्त कर सके। तो 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकराए और तीसरा विमान पेंटागन, जो कि रक्षा विभाग का मुख्यालय था, उसकी बिल्डिंग से टकराया और चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराया। लेकिन वह पेनिसिल्वेनिया के खेत में गिर गया, मतलब उसकी जो थी कमान वो डगमगा गई और वह कहीं और गिर गया। उस हमले को 9/11 कहा जाता है, अर्थात 9वां महीना सितंबर और 2011 सितंबर के रूप में इस घटना को याद किया जाता है। अब 9/11 की घटना के परिणाम, अब इसे 9/11 क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में लिखी जाती है, इसलिए इसे 9/11 का हमला कहा जाता है। 9/11 की घटना के परिणाम है, इस घटना से पूर्व विश्व हिलसा गया और अमेरिका के लिए यह दिल दहला देने वाली घटना थी, क्योंकि इतना बड़ा हमला आज तक विश्व में कहीं भी किसी भी राष्ट्र के साथ नहीं हुआ था। इसलिए इस घटना से पूरा विश्व हिल गया और इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। और इसके बाद में मतलब ऐसा हमला जो हुआ था उन्होंने अलकायदा ने किया, उसके बाद में अमेरिका ने जो पूरी तरह से बर्बाद सा हो गया था और अमेरिका ने ये सोचा कि मतलब इस हमले का परिणाम हमें कुछ जल्द ही इसके बारे में करना होगा। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑपरेशन चलाया गया। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब इस हमले के जवाब में उस अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनका बेटा बाद में बना वो राष्ट्रपति, तब उसने इस ऑपरेशन के खिलाफ कदम उठाया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाया और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो कि 2001 में चलाया गया है। तो इस अभियान के तहत उन सभी के खिलाफ चलाई है जिन पर 9/11 की घटना का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। मतलब इस हमले की सारी जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली, जो कि वहां अफगानिस्तान से संबंधित आतंकवादी संगठन है, और जो अफगानिस्तान के तालिबान शासन थे उसको भी इसका निशाना बनाया गया। अब ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्यों चलाया गया? इसका मतलब था कि जितने भी जो 9/11 की घटना से संबंधित जितने भी आतंकवादी संगठन थे, आतंकवादी थे, उन सभी को समाप्त करना, ताकि उनको एक ऐसा मुमकिन मतलब ऐसा जबरदस्त जवाब दिया जाए ताकि वे ऐसी घटना को दोबारा अंजाम नहीं दे सके। तो इसके लिए मतलब इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उन्होंने क्या किया? इसमें ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अल-कायदा भी कमजोर पड़ गया। मतलब ऐसे आतंकवादियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कईयों को जेल में भेज दिया और कईयों को मार गिराया। इसके तहत यह परिणाम निकला कि तालिबान की तो समाप्ति हो गई और अल-कायदा कमजोर पड़ गया।
अब 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई, अर्थात कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनके बारे में गवर्नमेंट को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतनामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया और इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त थी और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब जब मतलब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका ने उसके जवाब में क्या किया, उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, एक अभियान चलाया और अभियान के तहत उन्होंने अलकायदा और अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन था उसके विरुद्ध सख्त अभियान किया और उसमें जितने भी शामिल आतंकवादी थे उन सभी को करीब करीब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में मतलब इस अभियान का परिणाम तो ये निकला कि तालिबान की तो समाप्ति हो गई और अलकायदा कमजोर पड़ गया और उसको मतलब जो ओसामा बिन लादेन था अलकायदा का प्रमुख, उसे मार गिराया गया। और जो मतलब जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को ऐसे देशों में और ऐसी खुफिया जेल खानों में रखा गया ताकि वे वहां से बाहर नहीं निकल सके। और कईयों को तो ऐसी जगह रखा गया जी हाँ, मतलब वहां उनको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्राप्त नहीं थी और न ही अपने देश की न ही किसी और की, और उन लोगों को किसी से मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई। इतनी शक्ति की गई उन लोगों के खिलाफ। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इराक में कोई खतरनाक हथियार नहीं है। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, मतलब अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या किया, मतलब अपने वर्चस्व का एक परिणाम तो उन्होंने ये दे ही दिया कि मतलब जो 2/11 घटना थी उसके तहत उन्होंने जवाब में ये कहा कि उन लोगों को, आतंकवादियों को पकड़ लिया और उन लोगों को ऐसी ऐसी खुफिया जेल खानों में बंद कर दिया ताकि वे वहां से बाहर नहीं निकल सके। और कुछ को तो ऐसी जेलों में बंद किया गया जहां मतलब उनसे कोई भी नहीं मिल सकता था। अब उन्होंने अपने वर्चस्व स्थापित करने का अगला कदम उन्होंने क्या उठाया अमेरिका ने, कि 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया। अब इस हमले का उन्होंने कारण क्या दिया कि इराक मतलब खतरनाक हथियार बना रहा है, इसलिए हमने उस पर हमला किया है ताकि वह खतरनाक हथियार नहीं बना सके। लेकिन इस हमले के पीछे जो मेन उद्देश्य था वह था अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। अब जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला 19 मार्च 2003 को, तो उसमें ये कहा गया, अमेरिका ने जब मतलब यूएनओ ने पूछा कि तुमने हमला क्यों किया बिना अनुमति के, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अमेरिका ने ये जवाब दिया कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है। लेकिन ऐसा जब जांच की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था और इस हमले के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो इसके बाद सद्दाम हुसैन का अंत हो गया और साथ ही बहुत से आम नागरिक भी मारे गए इस युद्ध में, और पूरा विश्व ने इस बात की आलोचना की। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक तथा 50,000 निर्दोष सैनिक मारे गए, नागरिक मारे गए। अब इस हमले की बड़ी निंदा की गई क्योंकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं था, अनुचित तरीके से यह हमला किया गया और इसके पीछे अमेरिका का खुद का निजी स्वार्थ निहित थे। और इस निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, इराकी फ्रीडम चलाया और जिसके जरिए यह असफल भी हुआ क्योंकि इसमें 3000 तो अमेरिकी सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए, जो कि बिल्कुल अनुचित था। और इस बात की संपूर्ण विश्व में आलोचना की गई और इसी ऑपरेशन के तहत सद्दाम हुसैन का भी अंत हो गया। अब अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है और इसके महाशक्ति होने के क्या कारण है। अब बात करते हैं हम यहाँ की अमेरिका इतना ताकतवर क्यों बना और इसकी महाशक्ति होने के क्या कारण है। तो सबसे पहला है इसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के कारण यह महाशक्ति है। मतलब इसके पास इतनी बड़ी सेना है और इतनी हाई फाई सेना है और इतनी उच्च टेक्नोलॉजी पे आधारित सेना है जिसकी मतलब विश्व में कोई भी राष्ट्र जिसके समकक्ष नहीं है। मतलब हर टेक्नोलॉजी में, हर युद्ध में, जैसे भी इसकी एक तो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है इसके पास में, मतलब बड़ी संख्या में इसके पास सैनिक हैं। दूसरी है कि इसके पास हाई फाई टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कहीं से भी
अपने राष्ट्र में बैठकर विश्व में कहीं भी किसी भी जगह बम गिरा सकता है या फिर उस राष्ट्र पर अपना कब्जा भी स्थापित कर सकता है बिना अपनी सेना को नुकसान पहुंचाए। सैन्य प्रौद्योगिकी अर्थात इसके पास ऐसी ऐसी हाई क्वालिटी के बम, परमाणु बम हैं और मिसाइलें हैं और विमान हैं जिनकी मतलब कोई भी विश्व में इनका समकक्ष नहीं है या फिर उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है दुनिया के 12 ताकतवर देशों में अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। अर्थात अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर इसलिए है उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। और दूसरा पॉइंट है सैन्य प्रौद्योगिकी, और इसी पर मतलब अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र है जो रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, अर्थात अपनी सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। पेंटागन अपनी रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सैन्य टेक्निक तथा अनुसंधान पर खर्च करता है, अर्थात नए नए शोध करता रहता है ताकि उसकी सैनिक टेक्नोलॉजी बढ़ती रहे और उसमें मतलब समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहे ताकि वह और अधिक अनुसंधित होकर मतलब शक्तिशाली बन सके। हथियार आधुनिक है तथा गुणात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, यह भी बिल्कुल सही है, इसके कारण यह इतना ताकतवर है और इसकी महाशक्ति होने का कारण है। बाद में है अगला पॉइंट दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, ये भी इसका मेन पॉइंट है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। इसकी जो मुद्रा है उसकी सबसे ज्यादा पावर है, पावर है दुनिया में क्योंकि इसकी मुद्रा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर होने के बाद कारण भी यह शक्तिशाली है। तो ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये सब इसको शक्तिशाली बनाते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का स्थान। अब विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का क्या स्थान है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में कोई भी राष्ट्र अमेरिका से अछूता नहीं है, कोई किसी न किसी तरीके से वह अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी भागीदारी 28% है, अर्थात यह किसी न किसी रूप में किसी भी सभी राष्ट्रों से जुड़ा है, चाहे आर्थिक मामलों में देख लो, चाहे राजनीतिक मामलों में देख लो या सांस्कृतिक मामलों में, यह किसी न किसी राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और इसकी भागीदारी देखी जाए तो 28% है। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई ना कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से है, मतलब किसी भी क्षेत्र में देख लो अमेरिका की कोई भी कंपनी है जो मुख्य कंपनी आती है 3 उनमें से एक कंपनी मिलेगी। प्रमुख आर्थिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे IME, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका का दबदबा है। अब ये भी मेन पॉइंट है जिसमें मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रखा है अमेरिका का स्थान है, अर्थात विश्व बैंक और WHO मतलब विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इस पर सभी पर अमेरिका का दबदबा है। वर्ल्ड वाइड अर्थात इंटरनेट पर अमेरिकी प्रभुत्व एवं MBA की डिग्री, अर्थात इंटरनेट पर भी अमेरिकी शिकंजा सबसे ज्यादा मजबूत है और यही MBA की डिग्री है, अर्थात ये घोषित करते हैं कि मतलब जो भी बिजनेस करने का तरीका भी एक कौशल के रूप में है, इसलिए सभी को MBA की डिग्री लेनी चाहिए। और इसकी मतलब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में सभी व्यक्ति जो बिजनेसमैन है उनको पास MBA की डिग्री मिलेगी और इस MBA की डिग्री के तहत वे अपने जो बिजनेस है, जो भी व्यापार है, उसमें नए नए परिवर्तन करते रहते हैं और नए नए संशोधन करने के पश्चात उसको मतलब नए तरीके से विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमेरिकी वर्चस्व की राह में 3 सबसे बड़े अवरोध, मतलब जो अमेरिकी वर्चस्व है उसमें भी मतलब कोई ना कोई तो ऐसी होती है अवरोध, बाधा। जो बाधा क्या है, पहली बाधा है अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिका की संस्थागत बनावट जिसमें सरकार के तीनों अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अवरोध है। अर्थात तीनों अंग जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है तो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, लेकिन फिर भी उन तीनों पर एक दूसरे का दबदबा है ताकि वह स्वैच्छिक रूप से या तानाशाही रूप धारण न कर ले। अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है अर्थात स्वतंत्र है और यह अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। अर्थात अमेरिकी समाज एक ऐसा स्वतंत्र समाज है जिसमें सभी की इच्छा को महत्व दिया जाता है, यहाँ पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है और सभी अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र है। नाटो इन देशों के बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलाती है और नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगाते हैं। इस संगठन का नाम है नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
अब इस संगठन के तहत भी अमेरिका के वर्चस्व पर बड़ा अवरोध घोषित हुआ है, क्योंकि इस संगठन के तहत अमेरिका के वर्चस्व पर दबदबा बना रहता है और यह नाटो की यह कोशिश है कि अमेरिका अन्य राष्ट्रों से उच्च नहीं हो जाए और ना ही एक ऐसा तानाशाह बने कि वह समाज के लिए या विश्व के लिए खतरा बन जाए। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय। अब अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय हैं वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, बैंड वैगन नीति है यह, इसके तहत है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। दूसरा है भारत चीन रूस साथ हो जाएं तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है, लेकिन यह कभी संभव नहीं होगा। कोई भी देश अपने आप को अमेरिकी नजर से छुपा ले, कितना भी छुपा ले, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में अमेरिका से जुड़ना ही होगा। यदि राज्यतर संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनके जरिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अमेरिकी वर्चस्व से बचे रहें, लेकिन ये सब संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उसकी सैन्य शक्ति शक्तिशाली है और वह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न है, इसलिए कोई भी राष्ट्र उसके बचा नहीं रह सकता, उसकी नजर से छुप नहीं सकता। इसलिए अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय तो हैं, लेकिन उन उपायों का प्रयोग संभव नहीं है। अब भारत अमेरिकी संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो उसके बाद में भारत अमेरिका से जुड़ाव करने लगा और इसके बाद में भारत की जो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति थी उसके कारण अमेरिका से उसके जो इतने भी संबंध बने वे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसके प्रमुख लक्षण है निम्न पॉइंटों द्वारा। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा की जाती रही है समय समय पर। कभी बिल क्लिंटन ने, कभी जॉर्ज बुश ने और कभी वो डोनाल्ड ट्रंप ने और अभी जो बाइडेन है उन्होंने भी शायद घोषणा की है कि वे भारत जरूर आएंगे। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव, अर्थात सिलिकॉन वैली में बहुत सारे भारतीय हैं जो वहां काम करते हैं, लगभग शायद 3000 भारतीय हैं जो वहां सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी सैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना, बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौता का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों को भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात निम्न पॉइंटों के जरिए भारत और अमेरिकी संबंधों में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे भारत अमेरिका से जुड़ता जा रहा है और अमेरिका भी भारत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है और ऐसे ही पक्ष में धीरे धीरे भारत अपना विकास कर सकता है और अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को भी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ आपने देखा कि किस प्रकार विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ और किस प्रकार इस वर्चस्व को स्थापित करने में अमेरिका ने क्या क्या किया और इस वर्चस्व से बचने के उपाय क्या है, ये सब आपने पढ़ा है इसमें। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह याद कर लेना और निम्न पॉइंट है जो मेन पॉइंट है उनको अच्छी तरह लर्न कर लेना, समझ लेना। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।